हेलो एंड वेलकम बैक टू बोधिसत्व पीसीएस। माय डियर फ्रेंड, मुझे यह बताते हुए काफ़ी खुशी की अनुभूति हो रही है कि आज से हम 120 प्लस टारगेट सीरीज़ जो शुरू कर रहे हैं, इसमें हमने शुरुआत करा है ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी रिवाइज करेंगे क्लास 6ठी से 12वीं कक्षा तक की थ्रू एमसीक्यू। इसमें आपकी प्रिपरेशन की, आपकी जानकारी कितनी इन डेप्थ है, इसका टेस्ट तो होगा ही, साथ में आपके दिमाग को फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश की जाएगी ताकि आप बीपीएससी के गेम को समझ सको। और जो गेम खेलता है बीपीएससी पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन में एमसीक्यू के थ्रू इन योर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, तो उसको आप इजीली हैंडल कर सको। 6ठी से 12वीं कक्षा तक की एक एक दिन के इंटरवल पे ये वीडियो जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको विद एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इफ़ यू आर सीरियस एस्पिरेंट फॉर 70 बीपीएससी एग्जामिनेशन देन वॉच दिस वीडियो फ्रॉम बिगिनिंग टू द लास्ट, एंड इफ यू आर न्यू एट माई चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द नोटिफिकेशन। हम सारे सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के द्वारा रिवाइज करेंगे 6ठी कक्षा से 12वीं कक्षा तक की इस 120 प्लस टारगेट सीरीज के अंतर्गत। साथ में बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स को भी शामिल करेंगे, जैसा कि हम पहले से करते आ रहे हैं माय डियर फ्रेंड। चलिए अब एक एक करके शुरू करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। देखो 6ठी कक्षा का जो ज्योग्राफी है काफ़ी बेसिक है, बट इससे क्वेश्चन कैसे अराइज किया जा सकता है, इससे बीपीएससी आपको कैसे छकाने की कोशिश कर सकता है, इस बात को आप ध्यान में रखना। और किसी पार्टिकुलर क्वेश्चन में किस फिलॉसफी के तहत और किस साइकोलॉजिकल इनपुट के तहत किसी क्वेश्चन को बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें भी मैं डिस्क्राइब करते चलूँगा। हमारा पहला प्रश्न है आज का, 6ठी से 7वीं कक्षा की ये एनसीईआरटी है, 6ठी और 7वीं दोनों का इसमें इंक्लूजन है। निम्न कथनों में से सही कथनों को पहचानें। आपके ऑप्शन है, जिन खगोलीय पिंडों के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है जिसे बड़ी मात्रा में वे उत्सर्जित भी करते हैं, तारा कहलाते हैं। पृथ्वी भी एक तारा है। दूसरा, ध्रुव तारा हमें उत्तर दिशा का ज्ञान प्रदान करता है। इसकी स्थिति सप्त ऋषि की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें सही कोड पहचानना है और आपको बताना है कि दिए गए इन दो कथनों में से कौन से कथन सही है माय डियर फ्रेंड। तो पहला कथन आप देख रहे होंगे कि जिन खगोलीय पिंडों के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है जिससे बड़ी मात्रा में वे उत्सर्जित करते हैं, तारा कहलाते हैं। पृथ्वी भी एक तारा है। होता क्या है, एग्जामिनेशन में पीयर प्रेशर के बदौलत आप क्या करते हो, आपको लगता है कि यू आर रनिंग योर कार ऑन एक्सप्रेसवे और हाईवे, तो जहाँ पे आपको ब्रेकर नहीं मिलता है और लगातार 100-120 के स्पीड में ओवर स्पीडिंग में आप चले जाते हो, ठीक है। और उसमें होता क्या है कि एक्सीडेंट के चांसेस भी बहुत अधिक होते हैं कि थोड़ा बहुत आप अनबैलेंस हो गए तो एक्सीडेंट होने की संभावना है, चाहे आप एक्सप्रेसवे पे चलो या किसी मामूली सा नॉर्मल रोड पे चलो। तो यहाँ पे ये साइकोलॉजी काम करती है कि आपको लगता है कि कोई एक स्टेटमेंट दिया गया है, उस स्टेटमेंट का एक हिस्सा सही है तो अगला हिस्सा भी सही होगा। ये प्रीजुडाइसेस जो आपकी साइकोलॉजी है ना, यहाँ पे काम करती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा व्हाइल सॉल्विंग द एमसीक्यू, आपको एक एक शब्द को एज अ ब्रेकर यूज करना चाहिए माय डियर फ्रेंड, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस पाथवे पे चल रहे हो, अपनी गाड़ी रन कर रहे हो, वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप क्या है, ब्रेकर है। आप 1 मीटर चले नहीं कि ब्रेकर है। तो यहाँ पे एक्सप्रेसवे वाली साइकोलॉजी नहीं मेंटेन करनी चाहिए या ओवर स्पीडिंग वाली साइकोलॉजी नहीं मेंटेन करनी चाहिए। यहाँ पे ब्रेकर वाली साइकोलॉजी मेंटेन करनी चाहिए। कहने का मतलब एक एक शब्द में गेम हो सकता है माय डियर फ्रेंड। तो यहाँ पे आप देखो कि जिन खगोलीय पिंडों के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है जिसे बड़ी मात्रा में वे उत्सर्जित भी करते हैं, तारा कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो सही है। पृथ्वी भी एक तारा है, तो पृथ्वी तारा नहीं है, ग्रह है, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं है, खुद उत्सर्जित नहीं करता है। तो ये एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी हो गए कि नहीं हो गए। तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, गलत हो गया। जबकि वहीं दूसरा, ध्रुव तारा हमें उत्तर दिशा का ज्ञान प्रदान करता है, इसकी स्थिति सप्त ऋषि की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका जो सही कथन होगा वह केवल 2 होगा माय डियर फ्रेंड, सही कथन, ठीक है। ये हमारा जो पूर्ण रूप से टेस्ट सीरीज चल रहा है ना, ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। हमारे टेस्ट सीरीज का यही मतलब है कि आपके दिमाग को इतना फ्लैक्सिबल कर दिया जाए कि बीपीएससी आपके सामने पानी पीने लगे माय डियर फ्रेंड। बीपीएससी का जो भी टीम होता है रिसर्च करता है और ऐसे ही वर्ड प्ले खेलने की कोशिश करता है, और यहीं पर ये इसका विश्लेषण दिया गया है। सही उत्तर इसका बी होगा, दैट मीन्स ओनली बी ऑप्शन इज राइट। जिन खगोलीय पिंडों के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है जिसे बड़ी मात्रा में वे उत्सर्जित भी करते हैं, क्या कहलाते हैं, तारा कहलाते हैं।
पृथ्वी एक तारा नहीं ग्रह है जो सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा ग्रहण करती है माय डियर फ्रेंड। ध्रुव तारा हमें उत्तर दिशा का ज्ञान प्रदान करता है, इसकी स्थिति सप्तऋषि की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, वगैरह वगैरह जो भी बेसिक नॉलेज है वो यहाँ पे दिया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, काफ़ी बेसिक प्रश्न है, बच्चों वाला प्रश्न है और फैक्चुअल प्रश्न है। पृथ्वी में से सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है? बुध, शुक्र, मंगल और सूर्य। आप सभी को पता होगा सूर्य जो है पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा है। अगला प्रश्न मॉडरेट प्रश्न है, ध्यान से पढ़ने वाली बात है। इसकी आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान होती है, जिससे इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। यह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। उपरोक्त गद्यांश किसके बारे में बात की जा रही है या उपरोक्त कथनों में किसके बारे में बात करी जा रही है? सूर्य, मंगल, शनि और शुक्र। तो शुक्र के बारे में बात करी जा रही है। आप सबको पता है कि शुक्र का जो शेप और आकार है लगभग पृथ्वी के समान ही है और ये सौर मंडल में, हमारे सौर मंडल में सबसे गर्म जो है वह ग्रह है। अगला हमारा प्रश्न है, क्षुद्र ग्रहों की पट्टी पाई जाती है। काफ़ी कन्वेंशनल है और बार बार जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे यूपीएससी के ले लो, बीपीएससी के ले लो या अदर स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम ले लो, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच जो है क्षुद्र ग्रहों की पट्टी पाई जाती है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। देखो, तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त जो हमारा ब्रह्मांड है, अनेक सारे छोटे पिंड हैं, बड़े भी पिंड हैं। जो हमारा सौर मंडल है इस ब्रह्मांड का एक मामूली सा हिस्सा है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, केवल जो हमें दिखाई देते हैं तारे वगैरह वही नहीं, बहुत सारे छोटे छोटे मतलब पिंड भी हैं जिसे हम क्षुद्र ग्रह वगैरह कहते हैं। और ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मुख्यतः ग्रहों के ही भाग होते हैं जो वर्षों पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे माय डियर फ्रेंड। ठीक है, और इन ग्रहों की पट्टी किसके बीच पाई जाती है? मंगल और बृहस्पति के बीच माय डियर फ्रेंड। ठीक है, देखो, यदि आप हमारा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए जो कि 32 टेस्ट का कॉम्बिनेशन है, इसमें 6ठी से 12वीं कक्षा तक की सारी एनसीईआरटी, वीकली करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है और बहुत ही स्टैंडर्ड ए क्वालिटी का इसमें आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है विद एक्सप्लेनेशन। तो यदि आप हमारा फुल एक्सेस लेना चाहते हो टेस्ट सीरीज का, तो ये हमारा नंबर है 97-170-58-805। इस पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन का पेस और स्टैंडर्ड दोनों मेंटेन कर सकते हो। या यदि ऑफलाइन हम टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो हमारा एड्रेस है भिकना पहाड़ी पटना 4 बिसाइड रिमझिम होटल, या ईमेल कर सकते हो किसी भी जानकारी के लिए bodhisattvapcs@gmail.com पे माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो हमने क्षुद्र ग्रहों के बारे में जाना। अगला कथन है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो देखो, कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन सही नहीं है। हमेशा हम प्रीजुडाइसेज होते हैं कि चलो इसमें अमूमन पूछा जाता है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना। सही है तो ऑब्वियस पूछा जाता है, इट्स अ पार्ट ऑफ आस्किंग MCQ, बट कौन सा सही नहीं है, कौन सा गलत नहीं है, कौन सा गलत है, ये सारी चीज़ें भी पूछी जाती हैं। तो बहुत सारे बच्चों को जानकारी होती है, बावजूद इसके वो क्या करते हैं, मिस कर जाते हैं। प्रेशर की वजह से, एग्जाम में प्रेशर की वजह से जो है इन सारी गलतियाँ हो जाती हैं, उनसे ह्यूमन एरर हो जाता है, तो आपका 1-1.5 साल का मेहनत बेकार चला जाता है। ठीक है, तो MCQ प्रैक्टिस, और वो भी स्टैंडर्ड क्वालिटी की, जिसपे टीचर जो है खुद मेहनत करता है और मैं खुद एक एक क्वेश्चन अपने टेस्ट सीरीज में सेट करता हूं ताकि बच्चों को मैं छका सकूं, दांव पेच सिखा सकूं, जो BPSC का दांव पेच है। तभी तो हमारे बच्चे जो हमारे शागिर्द हैं वो क्या होंगे, होशियार होंगे, मैच्योर होंगे और BPSC के गेम को समझते हुए BPSC को ईजिली क्रैक कर सकते हैं। कौन सा कथन गलत है ये हमें फाइंड आउट करना है। हमारे सौर मंडल का शनि ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर छल्ले हैं। पृथ्वी के नज़दीक आने के क्रम में वायु के घर्षण के कारण ये गर्म होकर, ये उल्का पिंड की बात करी जा रही है, गर्म होकर जल जाते हैं, जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है। आकाशगंगा लाखों तारों का चमकदार चौड़ी पट्टी है। बाह्य ग्रह सूर्य से बहुत दूर आकार में बड़े गैस और तरल पदार्थों के बने होते हैं। इसमें से जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उसको आइडेंटिफाई करके हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो, सबसे पहले पहला स्टेटमेंट पढ़ो कि हमारे सौर मंडल का शनि ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर छल्ले हैं। ठीक है, तो एकमात्र केवल और केवल यदि
सभी बिल्कुल नहीं, ये सारे क्या होते हैं, अतिरेक शब्द होते हैं। किसी भी स्टेटमेंट में इनको शामिल किया जाता है तो वहाँ पे आपको क्या हो जाना चाहिए, कॉन्शियस अवस्था में आ जानी चाहिए, सतर्क हो जाना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए गेम समझने के लिए, क्योंकि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है, देखो अपवाद तो हर एक जगह होता है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है कि ऐसे स्टेटमेंट गलत हो माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो जो ये हमारा पहला स्टेटमेंट है यही गलत है। इसका सही उत्तर ये होगा, हमारे सौर मंडल का शनि ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर छल्ले होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि शनि ही एक मात्र ऐसा ग्रह नहीं है जिसके चारों ओर आप ये सर्कुलर छल्ला टाइप का देखते हो ना। इसके अलावा बृहस्पति, यूरेनस ऐसे ग्रह हैं जिनके चारों ओर ऐसे छल्ले आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आपकी जानकारी तो टेस्ट हो ही गई, साथ में इसके पीछे इस क्वेश्चन को पूछने के पीछे की जो साइकोलॉजी है उसको भी मैंने मेक अंडरस्टैंड कर दिया आपको। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन रेखाओं के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर चमकता है? आपके ऑप्शन हैं विषुवत वृत्तों के बीच, मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच, दक्षिणी ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, ऑब्वियस छठी कक्षा की बुक से लिया गया है, बट ये काफ़ी कंफ्यूजिंग ही है। मैक्सिमम बच्चे इसमें प्रोबेबिलिटी ये होती है कि जल्दी की वजह से गलत कर देते हैं। आपका सही उत्तर होगा विषुवत वृत्तों के बीच नहीं पाया ये होता है। ठीक है, ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच होता है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा कथन देशांतर रेखाओं के बारे में सही नहीं है? ठीक है, बच्चों को अमूमन मिसअंडरस्टैंडिंग होती है अक्षांश और देशांतर के बारे में। देखो अक्षांश रेखाएं ऐसी होती हैं और लॉन्गिट्यूड जो हमारा देशांतर है ये ग्लोब पे ऐसे खींचा जाता है। ठीक है, पहला प्रश्न है, देशांतर रेखाएं पूर्ण वृत्त हैं और इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है, 0 डिग्री देशांतर को प्रमुख यामोत्तर रेखा कहा जाता है। ग्रीनविच वह स्थान है जहां से प्रधान यामोत्तर रेखा गुजरती है। अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्त हैं। तो इसमें से ऐसे स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है जो सही नहीं है। तो आप देखोगे देशांतर रेखाएं पूर्ण वृत्त हैं, यहीं पे गेम खेल दिया गया है। अक्षांश रेखाएं तो पूर्ण वृत्त होती हैं, भले ही उनकी परिधि जो है ध्रुवों की ओर, विषुवत वृत्त से जब ध्रुवों की ओर चलते हैं तो कम होती जाती है, बट यहाँ पे यदि देशांतर रेखाओं की बात करी जाए तो ये अर्धवृत्त होते हैं, न कि पूर्ण वृत्त होते हैं माय डियर फ्रेंड। तो इस बात को आप ध्यान में रखना, देशांतर रेखाएं पूर्ण वृत्त नहीं होती हैं। ठीक है, हालांकि इसके बाद का जो स्टेटमेंट है अगला, इसी स्टेटमेंट का जो अगला हिस्सा है वो सही है कि इनके बीच की दूरी ध्रुवों की ओर बढ़ने पर घटती जाती है और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। तो हमारा जो रॉन्ग स्टेटमेंट है ए है, और क्यों ए है मैंने बता दिया। ठीक है, सभी भौतिक, रासायनिक एवं जैविक कारकों की समष्टिगत एक इकाई है जो किसी जीवधारी और पारितंत्रीय आबादी को प्रभावित करते हैं तथा उसके रूप, जीवन और जीविता को तय करते हैं। उपरोक्त कथन किससे संबंधित है? ठीक है, तो यदि आप पर्यावरण की परिभाषा पढ़े होंगे तो ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, पर्यावरण। पर्यावरण में भौतिक, रासायनिक एवं जैविक कारकों का सबका समावेशन होता है, सबकी ये समष्टिगत इकाई होती है और किसी जैवधारी और पारितंत्रीय आबादी को ये सब लोग एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो राइट आंसर विल बी बी। ठीक है, पर्यावरण सभी भौतिक, रासायनिक एवं जैविक कारकों की समष्टिगत एक इकाई है जो किसी जीवधारी अथवा पारितंत्रीय आबादी को प्रभावित करते हैं तथा उनके रूप, जीवन और जीविता को तय करते हैं माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो पढ़ने का यही मतलब हुआ, आप क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करो, एक्टिव लर्निंग करो। कभी भी आप पढ़ते हो ना तो पैसिव लर्नर के जैसे मत पढ़ो कि हम एक पार्टिकुलर चैप्टर उठाए और पढ़ते गए। ये कहानी नहीं है रंगा और तेजा की। ठीक है, ये आपके दिमाग को एक्टिवेट करने का प्रयास है। एनसीईआरटी का जो भी पैराग्राफ होता है उसको पढ़ो। आपने देखा होगा उस पर लिखा होता है कुछ पढ़ने के बाद कि अब जरा रुको, कहाँ तक पहुँचे और जज करो अपने आप को, और कुछ क्वेश्चन दिए गए रहते हैं। तो वो एक्टिव लर्निंग फिलॉसफी पे, साइकोलॉजी पे बेस्ड होते हैं। इस बात को यदि आप समझ के एनसीईआरटी की पढ़ाई करोगे तो एनसीईआरटी आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होगा माय डियर फ्रेंड। ठीक है, हम अपने फाउंडेशन बैच में
जो हम 17वीं बीपीएससी के लिए चला रहे हैं उसमें भी इसी प्रोसेस से एक एक चीज़ समझा के चैप्टर वाइज सारी चीज़ें हम बता रहे हैं माय डियर फ्रेंड। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यूरेशिया यूरोप और एशिया का संयुक्त क्षेत्र है। अफ्रीका ही एकमात्र ऐसा द्वीप है जिससे कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। जल संधि स्थल का संकरा भाग होता है जो दो बड़ी जलराशि जैसे समुद्रों और महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज दक्षिण अमेरिका में उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। उत्तर अमेरिका पनामा जल संधि से दक्षिणी अमेरिका से जुड़ा हुआ है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, अब इसमें से जो रॉन्ग स्टेटमेंट है, ऐसा कथन जो सही नहीं है, दैट मीन्स गलत है, तो जो मूल क्वेश्चन का जो कीवर्ड होता है ना, जिसको आधार मान के प्रश्न पूछा जाता है, उसी को पहले डिकोड कर लो। सही नहीं है का मतलब क्या हुआ कि ये स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ये पूछा जा रहा है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो आप देखो तीसरा स्टेटमेंट कि जल संधि स्थल का संकरा भाग होता है, नहीं, जल संधि जल का संकरा भाग होता है, इसलिए उसको जल संधि बोलते हैं, और स्थल का संकरा भाग जो होता है उसे स्थल संधि बोलते हैं माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट पूरा का पूरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। क्यों? केवल इस वजह से। ठीक है, ये एक वाक्यांश के वजह से। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखना, जल संधि जल का संकरा भाग होता है, नहीं कि स्थल का। यह दो बड़ी जलराशि जैसे समुद्रों महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज दक्षिण अमेरिका के उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, अगला प्रश्न, बने रहिएगा शुरू से लेके लास्ट तक। अभी तक बने हुए हो तो मुझे ये पता चल ही गया यू आर फुल्ली डेडिकेटेड टू 70 बीपीएससी एग्जामिनेशन। तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करना। ऐसी एक एक दिन के इंटरवल के बाद पूरा ज्योग्राफी मैं रिवाइज करूंगा, धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट को रिवाइज करूंगा, क्वेश्चन की साइकोलॉजी को बताऊंगा, तो आपके प्रिपरेशन का भी जायजा होता रहेगा। और साथ में जो गेम खेला जाता है किसी भी पार्टिकुलर आयोग के द्वारा, वो गेम भी आप समझते जाओगे। आपने देखा होगा कि बहुत बच्चे कम पढ़ के एग्जामिनेशन को क्रैक कर देते हैं, और हर एक एग्जाम में जिस एग्जामिनेशन में बैठते हैं वो एग्जामिनेशन उनका क्रैक हो जाता है। तो लोग कहते हैं ये एग्जाम का नब्जुए पकड़ ले लवा, मतलब कि उसको पता है साइकोलॉजी कि किस तरीके से अब आप उसका दुश्मन गेम खेलने की कोशिश करता है, और उसी साइकोलॉजी के साथ वो प्रहार करता है, अपने दुश्मन पे प्रतिघात करता है और किसी भी एग्जाम को क्रैक कर देता है इजीली माय डियर फ्रेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कहाँ वायुमंडल का घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है? वेरी बेसिक प्रश्न, काफी आसान है, आई होप आप सबको पता होगा। एवरेस्ट पर, मैरियाना ट्रेंच के गर्त में, समुद्र तल पर और स्थल पर। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि समुद्र तल पर सबसे अधिक वायुमंडल का घनत्व जो है पाया जाता है, सर्वाधिक पाया जाता है। और जैसे हम अल्टीट्यूड, हाई अल्टीट्यूड के साथ ऊपर जाते रहते हैं तो वायुमंडल का जो घनत्व है वो कम होते जाता है। तो आपने देखा होगा कि पर्वतों पर वायुमंडल का घनत्व कम पाया जाता है। वहाँ पे क्या होती है, वायु डेंसिटी काफ़ी कम होती है, ऑक्सीजन की अनुपलब्धता होती है। तो जो पहाड़ी वगैरह लोग होते हैं उनका नाक चिपटा होता है कि कम कम वो वायु को इनहेल करते हैं हमारे फ्रेंड। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है, इसलिए पर्वतों पर हमें सांस लेने में कठिनाई होती है। समुद्र तल पर सबसे अधिक घनत्व होता है माय डियर फ्रेंड। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन पर्यावरण के बारे में सही नहीं है? जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह केवल प्राकृतिक घटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां शामिल हैं। यह प्राकृतिक मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है माय डियर फ्रेंड। देखो सारे स्टेटमेंट लगभग सही हैं, लेकिन दूसरे स्टेटमेंट पे ध्यान दो। यह केवल प्राकृतिक परिघटनाओं का मिश्रण है। आपका जो पर्यावरण है, क्या यह नेचुरल फेनोमेना का केवल मिश्रण है? नहीं, इसमें ह्यूमन फेनोमेना भी शामिल होते हैं माय डियर फ्रेंड। ठीक है, मानव निर्मित फेनोमेना भी शामिल होते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना। मैंने पहले ही बता दिया पहले वाले क्वेश्चन में, ये केवल बिल्कुल नहीं, ऐसे शब्द क्या होते हैं या सभी अतिरेक होते हैं माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो सावधान होना चाहिए, प्रिकॉटिव मोड में आ जाना चाहिए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। पर्यावरण प्राकृतिक और मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां शामिल हैं माय डियर फ्रेंड। वंस अगेन, इफ यू वांट टू फुल एक्सेस ऑफ आवर
test series which is running for 70 BPSC pre-examination as well as for मेंस एग्जामिनेशन। तो बिल्कुल आप हमसे जुड़ सकते हैं। ये नंबर है, फिर से लिख दे रहा हूँ, 97-170-5805। इस पर कॉल करके, व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन का पेस और स्टैंडर्ड दोनों मेंटेन कर सकते हो हमारे फ्रेंड। अगला प्रश्न है, जीवधारियों की आपसी एवं उनके आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही डैश का निर्माण करता है। आपके ऑप्शन है जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल, पारितंत्र। तो इसका सही उत्तर होगा इकोसिस्टम। ठीक है, एक पर्यावरण में, पार्टिकुलर पर्यावरण में कई सारे इकोसिस्टम हो सकते हैं। ठीक है, उस पर्यावरण के पार्टिकुलर हिस्से से जो जैवधारी संबंधित है और उससे पोषित होता है, अपनी लाइफ की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है, वो इकोसिस्टम कहलाता है माय डियर फ्रेंड। तो इस बात को ध्यान में रखना। पारितंत्र विल बी द राइट आंसर ऑफ योर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस अमूमन पूछा जाता है, काफ़ी वेरी बेसिक प्रश्न है, 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, सियाल, सीमा और निफे ये किससे संबंधित है, ये पूछा गया है, इसमें मिलान करना है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अमूमन प्रश्न इससे पूछा जाता है। तो सियाल जो है महाद्वीपीय संहति है, सीमा जो है महासागरीय परपटी है, और सबसे आंतरिक परत पे जो सबसे हैवी मेटल होते हैं, निकल और लोहा, ये पृथ्वी के सबसे आंतरिक भाग में पाए जाते हैं। तो 3, 2 और 1, राइट आंसर विल बी ए। ठीक है, अगला प्रश्न है, बेसाल्ट किस प्रकार का चट्टान है। देखो, इन डेप्थ एनालिसिस आपको इसमें चाहिए और इसके लिए आपको बहुत ही बड़ा रिसर्च पेपर वगैरह नहीं पढ़ना है, ये दिया हुआ है एनसीईआरटी में। बेसाल्ट जो है अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान है, राइट आंसर विल बी ए। अगला प्रश्न है 16 नंबर, निम्न कथनों में से गलत कथन की पहचान करनी है। बाह्य आग्नेय चट्टानों की संरचना महीन दानों वाली होती है, अंतर्भेदी आग्नेय शैल की संरचना बड़े दानों वाली होती है, केवल अवसादी चट्टानों में ही जीवाश्म पाए जाते हैं। सही कोड की पहचान करना है। तो ए है केवल 1, केवल 2, केवल 3 और उपरोक्त तीनों। गलत कथन को ट्रेस आउट करना है, फाइंड आउट करना है। तो हमेशा देखो, ये कह रहा है कि केवल अवसादी चट्टानों में ही जीवाश्म पाए जाते हैं। तो देखो, यहाँ पे डबल कन्फ्यूजन का सामना आपको करना पड़ सकता है। एक तो यदि आपने ढंग से रिवाइज नहीं किया है तो आपको मतलब ऐसा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि हाँ, केवल अवसादी चट्टानों में ही जीवाश्म पाए जाते हैं। और इसके साथ साथ यदि आप ये वाली साइकोलॉजी इस पे अप्लाई करने की कोशिश करोगे, जो मैंने बताया, केवल जो शब्द होते हैं ना वो अमूमन गलत होते हैं जिस पार्टिकुलर स्टेटमेंट में होते हैं, तो वो यदि आप अपनाओ तो आप इसको सही कर सकते हो यदि आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो। ठीक है, तो केवल अवसादी चट्टानों में ही जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, रूपांतरित चट्टानों में भी जीवाश्म पाए जाते हैं माय डियर फ्रेंड। मान लीजिए आग्नेय चट्टान है, ठीक है, आग्नेय चट्टान के ऊपर आके कोई क्या मर गया, कोई जीव जंतु मर गया, ठीक है, और वो ताप और दाब के कारण किसी कारणवश उसका रूपांतरण हो जाता है, तो ये संभावना होगी कि उस पार्टिकुलर रूपांतरित चट्टान में भी क्या पाया जाएगा, अवसाद पाया जा सकता है। ठीक है, या रूपांतरित चट्टान में, चाहे वह अवसादी चट्टान का रूपांतरण हो या आग्नेय चट्टान का, दोनों चट्टानों में आपको अवसाद मिल सकते हैं। ठीक है, पार्टिकुलर आग्नेय चट्टान में नहीं मिलते हैं, लेकिन अवसादी और रूपांतरित दोनों चट्टानों में मिलने की पूरी संभावना होती है। अगला प्रश्न, स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिसे कहते हैं मैग्मा, आंतरिक प्लेट, स्थलमंडलीय प्लेट और मंडलीय प्लेट। तो इसका राइट आंसर होगा सी। अगला प्रश्न देखो, स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। ये धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है, प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग, और ऐसा पृथ्वी के अंतर्गत पिघले हुए मैग्मा के कारण होता है। प्लेटों की इसी गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होते रहता है। देखो, इसका आगे की क्लासेस में जैसे 11-12 में जियोमॉर्फोलॉजी यदि आप पढ़ते हो तो आपको पता चल जाएगा। देखो, हमारा पृथ्वी जो है, इनर वॉर्ड यदि देखोगे तो ये मैग्मा है, मतलब ये सेमी लिक्विड या मतलब काफ़ी इस विस्कोसिटी के साथ ये मैग्मा रहता है, और इसके ऊपर क्रस्ट के या जो भी आपका भूमि का लेयर है स्थल मंडलों में कई तरीके से विभाजित है और ऊपर तैरता रहता है हमारे फ्रेंड। ठीक है, तो इन्हीं प्लेटों के जब ये प्लेट एक दूसरे से टकराते हैं या ये आप घर्षण करते हैं साइड बाय साइड, तो क्या होता है, जो भी रूपांतरित प्रक्रियाएं होती हैं पृथ्वी पे उनका घटन होता है, वैसी परिघटनाएं होती हैं। पर्वत निर्माणकारी बल सीधे संबंधित होते हैं आकस्मिक बल से, अपरदन और निक्षेपण से, पटल विरूपण बल से और बहिर्जनित बल से। तो पटल विरूपण बल से पर्वत निर्माणकारी बल जो हैं सीधे सीधे संबंधित होते हैं।
निम्न में से कौन सा भूकंपीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके ऑप्शंस हैं पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग और डब्ल्यू तरंग। तो इसका सही उत्तर होगा प्राइमरी तरंग जो है ये अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक है, नहीं अनुप्रस्थ तरंग है ना, तो ये सेकेंडरी वेव होते हैं अनुप्रस्थ तरंग। तो सेकेंडरी वेव एस तरंग जो है अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, पी तरंग जो है होते हैं वो अनुदैर्घ्य तरंग होते हैं, जबकि एस तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। अब ये होता क्या है इसको आप समझ लो। ये संपीड़ित तरंगे हैं, जो प्राथमिक तरंगे होती हैं संपीड़ित तरंगे होती हैं, और ये चट्टान के कणों के अनुदैर्घ्य दिशा में कंपन करने के कारण बनती हैं। मतलब ये चट्टान है ना, तो इसी दिशा में ये अनुदैर्घ्य करेंगे, मतलब इसके पैरेलल इसको प्रेशर देंगे। मान लो ये चट्टान है तो ये ऐसे काम करते हैं। ठीक है, और इस तरंग को द्वितीयक तरंग बोलते हैं। ये अनुप्रस्थ तरंगे होते हैं या अपरूपण तरंगे भी बोलते हैं। अनुप्रस्थ तरंगों या अनुरूपण तरंगों का अर्थ होता है ये माध्यम के कणों के कंपन की दिशा तरंग के प्रसार की दिशा के लंबवत होती है। ये ऐसे ऐसे संचलन होता है, ऐसे ये प्रेशर लगाते हैं। ठीक है, वहीं एल तरंगे पी और एस तरंग पृथ्वी की सतह पर पहुंचती हैं तो वे एल तरंगों में परिवर्तित हो जाते हैं। एल तरंगे सतह के समानांतर चलती हैं और भूकंप का कारण बनती हैं, और यह अनुप्रस्थ प्रकृति की भी होती है। माय डियर फ्रेंड, अगला प्रश्न है आपका स्टैक संबंधित है। आपके ऑप्शन हैं हिमानी निक्षेपों से, नदीय अपरदनों से, समुद्री तरंगों के अपरदन से और पवन निक्षेपों से। तो स्टैक जो है समुद्री तरंगों के अपरदन से संबंधित है। स्टैक लगभग कुछ खड़ी दीवार की आकृति होती है जो समुद्री तरंगों के अपरदन के बदौलत इनका निर्माण होता है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। स्टैक समुद्री तरंगों के अपरदन से निर्मित दीवार जैसी आकृति है। समुद्री तरंगों के अपरदन से संबंधित अन्य आकृतियां समुद्री गुफा, तटीय मेहराब आदि हैं। ऊंचे शैलीय तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमाकर समुद्री पुलीन का भी निर्माण करती हैं। ठीक है, समुद्री गुफा हो गया ऐसे। ठीक है, समुद्री मेहराब हो गया ऐसे। समुद्री मेहराब होता है, पूरा एनसीईआरटी में दिया गया है, फिगर दिया गया है, इसे देख लेना। आपका अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? फिर से गलत कथन को आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन है वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो दो ऐसी गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का एक बड़ा भाग बनता है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो और अगला प्रश्न है मनुष्य जो है सांस लेते वक्त केवल ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। दूसरा है पौधे वायु से सीधे नाइट्रोजन नहीं ले पाते। और तीसरा है वायुमंडल से CO2 का स्तर बढ़ता स्तर ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण है। ऑब्वियस, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। पौधे वायु से सीधे नाइट्रोजन नहीं ले सकते, ये भी सही है। और यहीं पे पूरा पौधों की बात यदि मतलब कहा जाए या केवल जैसे यहाँ से दलहनी पौधों की बात करते हैं तो आपको तो पता है कि दलहनी पौधे जो है नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। तो यदि कोई आपसे पूछ दे कि सारे दलहनी पौधे नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं तो ये भी सही नहीं है। अरहर का जो पौधा है ना, दलहनी पौधा है ऑब्वियस, लेकिन वो खुद नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं करता माय डियर फ्रेंड। इस बात को ध्यान में रखना। आपका पहला नंबर स्टेटमेंट है वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो ऐसी गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बनता है। और दूसरा ये सही है, बिल्कुल सही है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होते हैं। इसके साथ साथ वायु सांस लेते वक्त केवल मनुष्य सांस लेते वक्त केवल ऑक्सीजन ही ग्रहण करते हैं, तो ये गलत है। नॉर्मली आप देखोगे बच्चे इसको सही मान के चलेंगे कि ऑक्सीजन ही तो ग्रहण करते हैं। बिल्कुल नहीं, हम नाइट्रोजन के भी कुछ मात्रा अपने इनहेल करते हैं, हालांकि उसको एक्सहेल कर देते हैं, निकाल देते हैं बाहर, धूल कण वगैरह लेते हैं। तो जब भी हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ ये मामूली से कुछ मात्राओं में इन सारी चीज़ों को भी हम इनहेल करते हैं माय डियर फ्रेंड। तो हमारा दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। राइट आंसर विल बी बी। अगला प्रश्न है निम्न कथनों में से मौसम से संबंधित गलत कथन है। वायुमंडल की प्रत्येक घंटे एवं दिन प्रतिदिन की स्थिति मौसम कहलाती है, बिल्कुल सही है। दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है, ये भी बिल्कुल सही है। मौसम वायुमंडल की स्थिर प्रक्रिया है जो क्षेत्र विशेष से संबंधित होते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मौसम जो है वो डायनेमिक प्रक्रिया है। नित्य समय जो है, नित्य सेकंड वह परिवर्तित हो सकता है, या कुछ मिनट में आप मौसम का परिवर्तन आप देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो माय डियर फ्रेंड। तो डायनेमिक प्रक्रिया है, न कि स्थिर प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट सरासर गलत हो गया। चौथा स्टेटमेंट बृहद संहिता में वायुमंडलीय प्रक्रियाओं की गहन चर्चा करी गई है, ये बिल्कुल सही है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें इसमें दी गई है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, डैट मीन्स फिर से यहाँ से गलत कथन को आइडेंटिफाई करनी है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है, ऑब्वियस, बिल्कुल सही है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप के द्वारा प्रभावित होता है, ये भी बिल्कुल सही है। जहाँ पे ताप अधिक होगा वहाँ पे वायु दाब कम हो सकता है, क्योंकि वायु जब अधिक टेम्परेचर ग्रहण करेगा तो गर्म होके वो फैलेगा, ठीक है। पवन जो है दबांतर का प्रतिफल होता है, व्यापारिक पौने अस्थायी पौने होती हैं। तो कौन सा सही नहीं है, डैट मीन्स कौन सा गलत है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, सभी सही हैं, ठीक है। तो ये सही उत्तर होगा आपका सी। यहाँ पे देखना, यहाँ पे आपको इसे डिकोड करो, सही नहीं है दैट मीन्स कौन सा गलत है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, सबके सब सही हैं, ठीक है। तो ये वाला प्रश्न, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसी में जो मैंने एक्सप्लेन किया वही हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से गलत कथन की पहचान करनी है। पृथ्वी पर जल का तो निर्माण हो सकता है, न तो निर्माण हो सकता है और न ही विनाश, बिल्कुल सही है। जो हजारों साल पहले पृथ्वी के निर्माण की प्रक्रिया के समय जो जल का निर्माण हुआ, वहीं जल की मात्रा आती रही है। अब देखो इसमें क्या होता है, जल के रूप में, स्वरूप में परिवर्तन होते रहता है और जल पूरे वैश्विक व्यवस्था में एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र होते रहता है। कभी हजारों साल पहले जो आपको पता हो कि अमेजन बेसिन में बहता हुआ जल हो सकता है कि आपके बिहार के किसी गांव में उससे जो है खेत की सिंचाई हो रही हो, माय डियर फ्रेंड, ठीक है। तो जल का ना ही तो हम निर्माण कर सकते हैं, ना ही विनाश कर सकते हैं, उसका स्वरूप परिवर्तित हो सकता है, ये बात ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है, लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है, बिल्कुल सही है। महासागरों सतह पर जल का ऊपर उठना और गिरना तरंग है, ये भी बिल्कुल सही है। इसके साथ दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। तो गलत कथन की पहचान करनी है, उपरोक्त में से कोई नहीं, सारे के सारे सही हैं। तो राइट आंसर विल बी डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन उत्तर अटलांटिक महासागर की ठंडी धारा है। उत्तरी अटलांटिक महासागर की ठंडी धारा है। अमूमन जो भी महासागरीय धाराएं होती हैं ना, उनको याद रखना, कभी कभी पार्टिकुलर रूप से यह प्रश्न जो है बीपीएससी, यूपीपीएससी या यूपीएससी आयोगों के द्वारा पूछा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा डी, कैनरिज की धारा, ठीक है। फॉकलैंड है, ये दक्षिणी अटलांटिक धारा है और हालांकि ठंडा है लेकिन दक्षिणी अटलांटिक धारा है। दूसरा उत्तरी अटलांटिक प्रवाह और गल्फ स्ट्रीम जो है ये गर्म धाराएं होती हैं। जैसे गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है, कैनरिज की धारा ठंडी जलधारा है, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह गर्म जलधारा है और फॉकलैंड धारा ये ठंडी धारा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत कथन को आइडेंटिफाई करना है। एक मिनट में वनस्पति की वृद्धि केवल सही नहीं है, ये फाइंड आउट करना है। वनस्पति की वृद्धि केवल तापमान और नमी पर निर्भर करती है। वनस्पति की वृद्धि ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। घास स्थल मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। घास स्थल जो है मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं। वनस्पति की वृद्धि ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई वगैरह पर निर्भर करती है। लेकिन पहला स्टेटमेंट पढ़िए कि वनस्पति की वृद्धि केवल तापमान और नमी पर ही निर्भर करती है, बिल्कुल नहीं। मिट्टी की क्वालिटी कैसी है, वहाँ पे सिंचाई वगैरह की व्यवस्था है कि नहीं है, या बहुत सारे ऐसे कारक हैं। ढाल जैसे अगला ही उसमें दिया गया है कि ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है, तो ये पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका बी, केवल एक गलत है। वनस्पति की वृद्धि तापमान नमी पर निर्भर करती है, इसके अलावा ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी यह निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में इस वन के वृक्ष पत्तियां झाड़ देती हैं, ठीक है। साल, सागवान, नीम, शीशम आदि इस वन के प्रमुख वृक्ष हैं। उत्तर ऑस्ट्रेलिया, मध्य अमेरिका आदि क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही उत्तर होगा आपको उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है। यहाँ पे भारत न दी के, यहाँ पे यदि अब भारत दे दिया होता तो आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते थे कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भारत नहीं दिया गया है, गेम खेलने की कोशिश करी गई है। तो राइट आंसर विल बी डी। अगला प्रश्न है, गर्म शुष्क ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं किस प्रकार की जलवायु की विशेषता है। पूरा एक्सप्लेन किया गया है, आपका भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है माय डियर फ्रेंड।
ठीक है। भूमध्यसागरीय जलवायु की दो विशिष्ट विशेषताएं हैं। अपतटीय व्यापारिक पवनों के कारण गर्म एवं शुष्क ग्रीष्म ऋतु होता है, ग्रीष्म ऋतु में वर्षा नहीं होती है। इसी तरह अनुतटीय पछुआ पवनों के कारण यहाँ पे शीत ऋतु आर्द्र और मृदुल होती है, मतलब वर्षा होती है शीत ऋतु में। भूमध्यसागरीय प्रदेश बागवानी, इसी के कारण ये बागवानी के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध होते हैं। और जो मेडिटेरियन सी वाला रीजन है ना, आप यहाँ पे देखोगे कि जो भी सिट्रस फूड होते हैं, जैसे ऑरेंज हो गया, मौसमी हो गया, ग्रेप्स हो गया, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पाए जाते हैं। वाइन इंडस्ट्री यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डेवलप है। कोई भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होती है वो उसी एरिया में सेटअप होगी ना जहाँ पे उस पर्टिकुलर फूड का प्रोडक्शन होगा, तो इसीलिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होता है। और ये विश्व का फलोद्यान बोला जाता है इस पर्टिकुलर एरिया को, ठीक है। और अंगूरोत्पादन यहाँ के लोगों की परंपरागत पेशा है। निम्न में से किस प्रदेश को विश्व का फलोद्यान बोलते हैं? जहाँ अगले एक्सप्लेनेशन में ही बता दिया मैंने, तो ये भूमध्यसागरीय प्रदेश होगा। अगला प्रश्न, ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्र और महाद्वीपों के भीतरी भाग में पाए जाते हैं। यहाँ की घासें आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती हैं। किसके बारे में बात करा जा रहा है? शीतोष्ण घास स्थल के बारे में बात करा जा रहा है माय डियर फ्रेंड। अगला प्रश्न है, ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्र नहीं, यही सेम ही प्रश्न रिपीट हो गया है। 32 नंबर प्रश्न पे आते हैं। निम्न में से कौन सा कथन अमेजन बेसिन के बारे में सही है माय डियर फ्रेंड? तो अमेजन बेसिन 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश में स्थित प्रदेशों में बहती है। बिल्कुल सही है। यहाँ उच्च जैव विविधता पाई जाती है। तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, तो बहुत ही ज़्यादा उच्च जैव विविधता पाई जाती है, ये बात आपको पता है, ये भी सही है। इस क्षेत्र के वन में सूर्य की किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती, ये भी सही है। बड़े बड़े चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं, तो सूर्य की किरणें जो है पेंट्रेट नहीं कर पाती हैं, और हमेशा यहाँ पे छाया, मतलब दिन में भी जाओगे तो इस जंगल में अंधेरा मिलेगा आपको। यहाँ घने आवासों की छतें तीव्र ढलान वाली होती हैं। बारिश अधिक होती है तो पानी जो है ईजिली स्लिप कर जाए छत के सरफेस से, इसीलिए ढलान वाली छतें बनाई जाती हैं। तो उपरोक्त सभी जो है ये स्टेटमेंट सही है। अगला प्रश्न है, कम वर्षा, विरल वनस्पति और चरम तापमान विशेषताएं। इन विशेषताओं को पढ़ के ही आपको पता चल जाएगा कि ये रेगिस्तान की बात करी जा रही है। राइट आंसर विल बी सी। कम वर्षा, विरल वनस्पति और चरम तापमान रेगिस्तानी प्रदेशों की विशेषताएं हैं। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा और भारत का थार है। यहाँ की वनस्पतियाँ अपनी पत्तियाँ कांटों में रूपांतरित कर लेती हैं और वनस्पतियों की जड़ें मिट्टी में गहरी धंसी होती हैं, पानी की खोज में गहरी चली जाती हैं, और वाष्पोत्सर्जन की वजह से जल की हानि न हो इसलिए क्या करती हैं, पत्तियां जो है ये कांटे का रूप, सूल का रूप परिवर्तित कर लेती हैं। और ऐसे पौधों के ऊपर एक मोमी लेयर होता है। क्यों? क्योंकि उससे भी वाष्पोत्सर्जन न हो और पूरा पानी का ये लोग संरक्षण कर सकें। तो जो भी जीव जंतु हैं ना प्राकृतिक रूप से उगे हुए, वे अपने इन्वायरमेंट से अनुकूलन स्थापित कर लेते हैं, तभी तो वहाँ सर्वाइव कर पाते हैं। और ये अनुकूलन की प्रक्रिया का एक हिस्सा है, एक एग्जाम्पल है जिस पे आधारित मैंने प्रश्न पूछा था। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन लद्दाख के बारे में सही नहीं है? यह एक ठंडा रेगिस्तान है, बिल्कुल सही है। यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है, ये भी बिल्कुल सही है। बारिश वगैरह नहीं होती। यह हिमालय की वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, इसीलिए बारिश नहीं होती, क्योंकि यह हिमालय की वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। तो ये सारे जो हैं सही हैं, तो उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। राइट आंसर विल बी डी। पूछ रहा है ना बारे में सही नहीं है, दैट मीन्स गलत है, तो उपरोक्त में से कोई गलत नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अभिनव एक यात्रा के दौरान एक ऐसे जगह पर पेड़ के नीचे बैठा है जबकि उसका पैर धूप में है और एक ही समय उष्माघात और तुषारघात उपघात से ग्रसित हो गया। अभिनव किस क्षेत्र में घूमने आया है? तो ये लद्दाख की बात करी जा रही है। प्रॉपर एग्जाम्पल डिस्क्राइब करके इसमें बताया गया एनसीईआरटी में। आप लद्दाख में जाओगे ना तो इस हाई एल्टीट्यूड पे है, ऑब्वियस यहाँ पे ठंडी बहुत पड़ती है, आपने देखा, और यहाँ पे वायुमंडल जो है उतना सघन नहीं है, तो सूरज की किरणें बहुत ही तेज़ी से जो बर्फ़ वहाँ की चादर है ना उस पर पड़ती हैं। ठीक है, तो यदि आप एक ही समय एक पेड़ की छांव में बैठे हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा ठंडी लग सकती है, और पेड़ की छांव से बाहर आप धूप में पैर रखे हो ना तो आपका पैर जो है जल भी सकता है सूरज की किरण से। तो एक साथ आपको उष्माघात और तुषाराघात दोनों उपघात से आप ग्रसित हो सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। और आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा होगा तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि सेकंड एपिसोड में आपको जल्द से जल्द चाहिए और पूरा रिवीजन सीरीज चाहिए। ठीक है।
आप नीचे कमेंट करके बताओ, ताकि हमारा जो है हौसला अफजाई हो सके, हम भी मोटिवेट हो सकें। निम्न कथनों में से गलत कथन को पहचानना है। एक के लिए जो विकास है वह सबके लिए विकास है। स्वतंत्रता, काम की सुरक्षा, ज़्यादा आय, वातावरण राष्ट्रीय विकास की कुछ धारणाएं हैं। थोड़ा सा सोच लो, मैं इसमें थोड़ा सा ठहर जाता हूँ। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इट्स अ वेरी बेसिक बट क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर टेस्टिंग योर टेम्परामेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो आपका अंडरस्टैंडिंग का टेम्परामेंट होता है ना, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपने सोच लिया। गलत पहचानना है। आपने दूसरा देखा कि स्वतंत्रता और काम की सुरक्षा, ज़्यादा आय, वातावरण राष्ट्रीय विकास की कुछ धारणाएं हैं। बिल्कुल सही है, ये सही है, लेकिन पहला स्टेटमेंट जो है कि एक के लिए जो विकास है वह सबके लिए विकास है, यह बिल्कुल और बिल्कुल सरासर सिरे से खारिज है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, क्यों? मान लीजिए कि आप डैम बना रहे हो, तो डैम एक विकासात्मक प्रक्रिया है, लेकिन डैम से जो क्षति होती है, मान लीजिए कि पार्टिकुलर किसी बंद के सामने, मान लीजिए नदी पे आप डैम बना रहे हो, तो आसपास के गांव क्या हो जाएंगे? वो उनका विघटन हो जाएगा, उनको माइग्रेट करना पड़ेगा, उनका घर द्वार जो भी लोकल संस्कृति है सबसे हटना पड़ेगा। तो एक के लिए तो विकास हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये डैम, लेकिन इससे जो कुप्रभाव पड़ रहा है जिन लोगों पे, उनके लिए विकास नहीं, ये विनाशात्मक प्रक्रिया हो सकती है। इसी तरीके से ध्यान में रख के पढ़ाई करोगे तो आप बीपीएससी आपके लिए काफ़ी हवा हो जाएगा। देन राइट आंसर विल बी ए, केवल एक नंबर गलत है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो ये था छठी और सातवीं का पूरा रिवीजन थ्रू ग्रेट एमसीक्यू माय डियर फ्रेंड, जिसमें आपको साइकोलॉजिकल इनपुट दिया, फिलोसफिकल इनपुट दिया, कैसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे बीपीएससी आपको छकाने की कोशिश कर सकता है। आई होप कि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। यदि फुल टेस्ट सीरीज आप एक्सेस करना चाहते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, तो ऑफलाइन हमारा सेंटर है विखना पहाड़ी पटना 4 बिसाइड रिमझिम होटल। गूगल मैप पे भी सर्च मार के आ सकते हो, या ऑनलाइन जुड़ने के लिए डायरेक्ट आप हमारे नंबर 97 170 98 805 पर 58 805 पर कॉल करके, व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन का पेस और स्टैंडर्ड दोनों मेंटेन कर सकते हो। आपका बहुत बहुत आभार।